आज हम लोग समझेंगे सिलिकॉन वैली जो बैंक था, एसबीपी बैंक क्यों फेल हुआ, उसके रेपरकेशंस क्या हो सकते हैं और की लर्निंग्स क्या है फॉर इन्वेस्टर्स के लिए, और जो ओवरऑल इस मार्केट पे पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो समझते हैं सिलिकॉन वैली बैंक। सिलिकॉन वैली बैंक एक कैलिफोर्निया बेस्ड मतलब यूएस बेस्ड कंपनी, इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है। अब कोई भी बैंक में दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं। एक डिपॉजिट्स होते हैं बल्क डिपॉजिट्स, एक होते हैं रिटेल डिपॉजिट। और बल्क डिपॉजिट क्या होता है? आपके पास बल्क में पैसे आते हैं। बल्क डिपॉजिट मतलब हो गया, अगर आपके पास आपके बैंक में 100 करोड़ की एफडी है और 100 करोड़ की एफडी सिर्फ 4 कस्टमर से आई है, तो 100 करोड़ की एफडी 4 कस्टमर मतलब 25-25 करोड़ की एफडी सिर्फ 4 कस्टमर ने से मिलकर आपकी एफडी बनी है। एक होती रिटेल डिपॉजिट जिसमें 100 करोड़ की एफडी तो है, बट वो 100 करोड़ की एफडी कितने लोगों से बनी है? 100 लोगों से, मतलब 1-1 करोड़ लोगों ने दिया है, 100 लोगों ने मिलके। तो यहाँ पर क्या होता है कि रिटेल डिपॉजिट होता है। तो अगर बल्क डिपॉजिट सिर्फ 4 लोगों से मिलकर बनी है, तो अगर उसमें एक भी कस्टमर अगर जाता है तो आपकी एसेट्स लायबिलिटी मिसमैच हो सकती है। वेरिन जब रिटेल डिपॉजिट में 100 कस्टमर हैं, 2-4 कस्टमर चल भी जाते हैं तो बैंक को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये होती है एसेट्स लायबिलिटी मिसमैच। इसको एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। अगर मैं किसी से 1 लाख रुपए उधार में लेता हूँ राम से, और राम मुझे बोलता है कि ठीक है मैं 1 लाख रुपए दे रहा, बट मुझे कभी भी ज़रूरत पड़ी तो तुम मुझे दे देना। मैंने बोला ठीक है। अब वो जो 1 लाख रुपए जो मैंने राम से लिए, उस 1 लाख रुपए को मैंने श्याम को दे दिया क्योंकि श्याम को एक घर लेना था। तो मैंने बोला मुझे 11 से 12% का मैं दे दूंगा। उसने बोला ठीक है। तो मैंने जो 1 लाख रुपए जो मैंने राम से लिए थे और जो राम कभी भी आके मुझसे मांग सकता है, मैंने उस 1 लाख रुपए को 10 साल के लिए श्याम को दे दिया। अब कल क्या हुआ कि राम को पैसे की जरूरत पड़ी। उसने बोला कि मुझे 1 लाख रुपए जो मैंने तुझे दिए थे वो मुझे वापस कर। अब मेरे पास जो 1 लाख रुपए नहीं, क्योंकि 1 लाख रुपए को मैंने वो 10 साल के लिए श्याम को दे दिया। मैंने ये नहीं सोचा कि कल को राम भी आ सकता है। मैंने बोला ठीक है देखेंगे। तो यही होता है सिलिकॉन वैली बैंक के साथ, यही इशू हुई। तो सिलिकॉन वैल्यू बैंक है, सिलिकॉन वैली बैंक, तो उसकी जो हेड क्वार्टर है वो कैलिफोर्निया में है और एक यूएस बेस्ड कंपनी है। ये एक ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन बैंक थी जो इन्होंने बल्क डिपॉजिट्स लिए थे न्यू एज टेक कंपनी से। तो इनकी जो बल्क डिपॉजिट थी वो 2021 में 189.20 बिलियन डॉलर हो गई थी। तो जो कि एक साल पहले ये 102 बिलियन थी। तो एक्सेस जो इनके पास जो लिक्विडिटी आई, जो डिपॉजिट्स आए, वो डिपॉजिट 80 बिलियन डॉलर आए विद इन ईयर्स, जबकि वेंचर्स कैपिटल अमिड ऑफ बूम इन दी वेंचर्स कैपिटल। तो अभी क्या हो गया कि जो इनकी जो जो इतनी जो 80 बिलियन डॉलर जो इनके पास एक्सेस जो लिक्विडिटी आई, उस लिक्विडिटी में 97% जो इनकी जो डिपॉजिट्स थे वो बल्क डिपॉजिट्स थे। क्योंकि जो यूएस में जो इंश्योर्ड अमाउंट होता है वो $250,000 होता है। तो इनकी 97% जो टोटल डिपॉजिट्स थे, आप समझ सकते हो वो बल्क डिपॉजिट्स थे। अब जब इतनी बल्क डिपॉजिट्स आती है तो आप क्या करते हैं? आपको वो पैसे को पास ऑन करना भी रहता है। तो उस समय जो लोअर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो थी, जब लोअर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो होती है तो जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड होती है वो ज़्यादा होती है। तो मतलब क्या हो कि जब अगर आप यूएस के बैंक में कोई एफडी रखते हैं तो आपको मिलता है 0.25%, राइट। तो उनको लगा कि 0.25% है और इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी लो है, तो इंटरेस्ट लो है तो बॉन्ड प्राइस काफ़ी ज़्यादा रहता है। वैल्यू ऑफ लोअर द इंटरेस्ट रेट्स हायर द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड्स। तो उन्होंने एक होल्ड टू मैच्योरिटी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया $80 बिलियन विद इंटरेस्ट ऑफ 1.25%। इनका परसेप्शन था कि इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ेगी, जबकि 2020 से लेकर अभी तक 10 बार इंटरेस्ट रेट्स बढ़ चुका है। तो इनका परसेप्शन गलत साबित हुआ। तो जब इंटरेस्ट रेट सिनेरियो जब बढ़ती है तो वैल्यू ऑफ द बॉन्ड्स विल डिक्रीज। तो अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगी क्योंकि इनको लगता था इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगी, बट इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगी। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगी तो द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड्स वो को कम होने लगा। तो अब जबकि वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कम होने लगी तो आपको मार्क टू मार्केट लॉस इनको बुक करना पड़ा। तो M2M इन्होंने लॉस बुक किया। अब लॉस बुक किया इन्होंने, अब जब आप लॉस बुक करते हैं तो आपका जो इक्विटी कैपिटल होता है उस पर श्योर होता है, मतलब उसको आपने इक्विटी कैपिटल पर हिट होता है। तो इक्विटी कैपिटल पे इन्होंने हिट हुआ।
तो इन्होंने एक प्रोग्राम अनाउंस किया कि $2 बिलियन का इन्होंने जो इक्विटी सेल किया। $2 बिलियन का जैसे इन्होंने इक्विटी सेल किया, जैसे ये मार्केट में न्यूज आई, इनका जो स्टॉक प्राइस है वो 60% ये गिर गया। अब इसके वजह से सारे डिपॉजिटर थे वो बैंक की ओर भागने लगे, सबको डर लगने लगा, सब लोग पैसे निकालने लगे। तो बट जो अभी जो इंश्योर्ड अमाउंट था वो $250,000 ही था, बट जो यूएस गवर्नमेंट थी और जो फेडरल बैंक थे, तो उन्होंने अश्योर किया अपने डिपॉजिटर्स को, ताकि पैनिक क्रिएट ना हो बाकी बैंकों में। तो उन्होंने अश्योर किया कि जितने भी डिपॉजिटर्स के पैसे हैं वो पैसे सबको अपने पैसे मिल जाएंगे। तो ये इंश्योरिटी उन्होंने इंश्योर किया अपने अपने डिपॉजिटर को। अब जैसे कंपनी थी यूएस की रोकू, 487 मिलियन जो उन्होंने डिपॉजिट्स रखा था, 487 मिलियन सिर्फ एक कंपनी से। तो ऐसे इनके पास बल्क डिपॉजिट्स काफ़ी ज़्यादा थे। तो अभी आपको की लर्निंग्स क्या है, देखिए अब पहले क्या होता था कि वंस इन ए डिकेड्स में इशू होती थी, बट अगर आप लास्ट 2 से 3 सालों में देखोगे तो एज ए इन्वेस्टर्स की लर्निंग ये रहा कि you have to be volatile, you have to be diversified when the whole world is volatile। तो आपको डाइवर्सिफाइड होना पड़ेगा और आपकी एक एग्जिट एंट्री होनी चाहिए, आपकी एग्जिट एंट्री प्रोसेस होनी चाहिए, आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। क्योंकि जो लेवरेज जो एंटाइटीज होते हैं, जो लेवरेज बिजनेसेस होता है, वहां पर इश्यू हो सकती है। तो आपको एक एग्जिट एंट्री इन प्लेस होना चाहिए और आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से डाइवर्सिफाइड करें। क्योंकि लास्ट आप 2 से 3 साल में देखेंगे आईटी एंड फार्मा ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो आपकी एग्जिट एंट्री अच्छी होनी चाहिए। अभी क्या है कि अब इंडियन बैंकिंग सिस्टम्स को क्या हो सकता है, देखिए परसेप्शन हीट हो सकता है। परसेप्शन हीट मतलब कुछ हो सकते हैं 2 से 3 क्वार्टर जो ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम्स में जो इनफ्लो है वो इनफ्लो कम हो सकता है, क्योंकि एक सेंटिमेंट्स होती है, सेंटिमेंट्स जो होती है वो सेंटिमेंट्स पे ही मार्केट चलता है। तो हिट हो सकता है, एक परसेप्शन हिट हो सकता है। और अब इंडियन बैंकिंग सिस्टम्स को क्या इश्यू हो सकती है, देखिए इंडियन बैंकिंग सिस्टम्स को मुझे लगता है कि जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम में जो बल्क डिपॉजिट्स है और जो रिटेल डिपॉजिट्स है वो काफी ग्रैनुलर है। तो ग्रैनुलर मतलब क्या हुआ कि जो इनके डिपॉजिट्स है वो रिटेल डिपॉजिट से मतलब ज्यादा है, बल्क डिपॉजिट से ये कम है। तो यहाँ पर इस तरह की इश्यू नहीं हो सकती है। विथ एन एग्जाम्पल हम लोग एक्सिस बैंक का देखते हैं एक बैलेंस शीट। तो अगर आप एक्सिस बैंक का अगर आप देखेंगे डिपॉजिट, तो जो इनका कासा डिपॉजिट है वो 3,77,000 करोड़ का है, जिसमें सेविंग बैंक डिपॉजिट है वो 2,51,000 करोड़ है, करेंट अकाउंट डिपॉजिट वो 1,26,000 करोड़ है। तो टर्म डिपॉजिट देखेंगे तो जो टर्म डिपॉजिट है वो 4,70,000 करोड़ की टर्म डिपॉजिट है, जिसमें रिटेल टर्म डिपॉजिट है वो 2,90,000 करोड़ का जो इनका रिटेल टर्म डिपॉजिट है। नॉन रिटेल टर्म डिपॉजिट जो है वो 1,79,000 करोड़ का है। तो काफी ग्रैनुलर है। तो आप देखेंगे कि जो हमारी जो बैंकिंग सिस्टम्स की, जैसे कि आप 3 बड़े बैंक ले लीजिए इंडिया की, जैसे प्राइवेट सेक्टर में आप ले लीजिए HDFC, ICICI, एक्सिस। तो ये जो 3 बड़े बैंक हैं, इस तरह में जो मैंने डिपॉजिट देखा है तो ग्रैनुलर है। तो हमारे पास बल्क डिपॉजिट्स कम है और जो हमारे पास जो डिपॉजिट है, जो रिटेल डिपॉजिट है, काफी ग्रैनुलर रहा है। तो अभी आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप वीडियो समझे होंगे। मेरा सिर्फ ये की ऑब्जेक्टिव है कि मैं ऐसी सिंप्लीफाइड वीडियो बनाऊं कि इवन स्कूल गोइंग किड्स कैन अंडरस्टैंड माय वीडियो एंड कैन अंडरस्टैंड दी फाइनेंस। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।